हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना अपडेट शेयर करने वाली हूं कि रिसेंटली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं आज दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो है जो मेरा विजडम टीथ है रिमूवल, उसके बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लास्ट में एक शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे। तो अभी उसके बारे में बताऊंगी और साथ में पीटीएच के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि अभी जो मेरा पीटीएच का ट्रीटमेंट है वो कहाँ तक चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विजडम टीथ रिमूवल की। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स डाला था, लेकिन आज मैं प्रॉपरली बताने वाली हूँ। हुआ क्या था कि ट्रांसप्लांट के 1 साल के बाद ही मुझे डेंटल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब मेरी अक्कल दाढ़ में पेन स्टार्ट हो गई थी। मैंने उस टाइम पे ये बात सुनी थी कि ट्रांसप्लांट के कुछ मंथ तक आपको डेंटल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऑलरेडी मुझे 1 साल हो चुका था, पेन हो रही थी और मैं डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपका वो जो टीथ है वो रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके लिए एक माइनर सर्जरी होने वाली थी और वहाँ पे सूचर्स लगने वाले थे। तो वो इसलिए मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने परमिशन दे दी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं वो मेडिसिन सूट करेगी नहीं करेगी। अभी 1 ही साल हुआ है, ऊपर से जो एंटीबायोटिक्स चलेंगी वो अलग से और पेन किलर भी जाने वाला था, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैं अभी सोच ही रही थी उस चीज़ के बारे में और मेरी पेन 2-3 दिन तक रही और बाद में वो बंद हो गई। तो मैंने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है कि चलो ठीक है, जब फिर से होगा तब देखेंगे। उसके 1.5 साल बाद मुझे फिर से पेन स्टार्ट हुई, तो इस बार मैं किसी और डेंटिस्ट के पास गई थी ये सोचकर कि शायद मुझे कोई और ट्रीटमेंट बता दें, लेकिन उन्होंने भी सेम ट्रीटमेंट बोला कि इनको इस दांत को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अभी मैंने सोच ही रही थी कि हाँ इस बार करवा लेती हूँ, लेकिन फिर से वो पेन बंद हो गई और मैंने फिर से वो चीज़ को छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद नहीं प्रॉब्लम हुई कुछ भी, ऐसे 2-3 साल निकल गए। अभी आके मुझे ये प्रॉब्लम फिर से हुई है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पेन वो जो कम ही नहीं हो रहा था और पेन भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने यहाँ पे हमारे जो एरिया में डेंटिस्ट थे वहाँ उसको फिर से दिखाया और उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी तो ऑब्वियस है वो मैंने अपने डॉक्टर को दिखाई। पूरा मैंने उनसे पूछा कैसा, लेकिन जब मैंने वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने देखते ही बोला क्या ये कोई यंग डॉक्टर है। तो क्योंकि उन्होंने जो पेन किलर्स लिख के दिए थे उसमें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले पेन किलर थे और ज़्यादा पेन किलर ही लिख के दिए थे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि आप इस डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, वहाँ से ट्रीटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोई और डेंटिस्ट देखो। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप मुझे कोई सजेस्ट करो, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारे एरिया में कौन सा अच्छा डेंटिस्ट है। देन उन्होंने मुझे रेफ़र किया, एक बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट थे, उनके क्लिनिक पे मैं गई। उन्होंने मेरा जो है वो फिर से वही सारा प्रोसीजर वही होने वाला था कि दांत निकालना पड़ेगा और उसके बाद सूचर्स लगने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जो लास्ट वाला टीथ है वो और उसके बिल्कुल साथ वाला जो टीथ है दोनों में ही इन्फेक्शन फैल चुकी थी और पेन भी बहुत ज़्यादा था। मतलब ये 3-4 दिन तक जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाने गई और बीच में ये सब चल रहा था मेरी अपॉइंटमेंट मिलने तक, पेन इतना ज़्यादा था कि एक भी दिन पेन कम नहीं हुआ। फिर वो नीचे के 2 दांत निकाले उन्होंने और ऊपर का 1 दांत, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं निकालते तो उनका कहना कि उसको स्टॉपेज नहीं मिलता। तो इससे रिलेटेड फिर उन्होंने 3 दांत मेरे वहाँ पे निकाले। तो अभी बात आती है कि मेडिसिन, पहले तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट लेना है तो वो अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर वो आपको कोई मेडिसिन लिख के दे रही है तो आपको अपने डॉक्टर की परमिशन लेनी चाहिए। अभी बात आती है कि जो उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी थी उसमें एंटीबायोटिक्स थे और पेन किलर थे। पेन किलर में मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि मैं डोलो ही लेती हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने अल्ट्रासेट दिया साथ में। तो मैंने जो सारी मेडिसिन डॉक्टर को चेक कराई तो मेडिसिन ठीक थी, मेरे डॉक्टर ने परमिशन दे दी कि आप जो है वो करवा सकते हो। तो जो भी उन्होंने मुझे 5 दिन की मेडिसिन दी थी उसमें एंटीबायोटिक्स थे और अल्ट्रासेट पेन किलर था और साथ में एसिडिटी की मेडिसिन। और एसिडिटी की मेडिसिन मेरी ऑलरेडी चल रही थी तो मैंने उनकी जो थी वो नहीं ली, अपने वाली ली। और अल्ट्रासेट मैंने खाई थी लेकिन उससे ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा।
तो मैंने एट लास्ट डोलो ही ली थी, तो मुझे उससे रिलीफ मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो पैरासीटामोल होता है, वो पेन किलर नहीं है, लेकिन मुझे उससे रिलीफ मिलता है। और उसके बाद एक एंटीबायोटिक थी, वो भी मेरे डॉक्टर ने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने सुबह करवाना है एक ट्रीटमेंट, तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे, जो डेंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये सारी मेडिसिन एक दिन पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे मेरा कल दोपहर को होने वाला था, तो आज रात की और मॉर्निंग की एक दिन दो डोज मैंने पहले ली थी, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल कोई बंदा जाता है अपना दांत निकालने के लिए, तो वो जब होता है उसका प्रोसीजर, तो उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट होती है। लेकिन मेरे केस में उन्होंने पहले स्टार्ट की, इसलिए कि क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट थी। और सेकंड चीज़ जो उन्होंने की थी कि जिस दिन मेरा जैसे मॉर्निंग में होने वाला था, उस दिन जो वॉइसलॉन में लेती थी 5 mg, उसकी डोज डबल कर दी उन्होंने। मतलब जो स्टीरॉयड मैं ले रही थी उसकी डोज डबल ली, और मेडिसिन भी दो डोज मैंने पहले ली। उसके बाद सर्जरी हुई, सूचर्स लगे, 1 हफ्ते तक वो मेरा पूरा रहे थे। और उसके बाद पेन कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, 1 वीक तक वो रहे। उसके बाद उन्होंने वो निकाले थे। उस टाइम पे मैंने ठंडा ही खाना खाया। ये भी बात होती है कि ठंडा खाना खाना चाहिए कि नहीं। मैंने आइसक्रीम भी खाई थी उस टाइम पे, और जितनी भी ठंडी चीज़ें थी वो ही खाई। और 2 और 3 दिन तक मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे जो खाना होता था वो खाती थी, गरम गरम मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर धीरे धीरे मतलब वो पूरा वीक मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही खाना खाया था, और ज़्यादातर खिचड़ी और दाल चावल ही खाए थे। तो ये थी मेरी डेंटल प्रॉब्लम जो चल रही थी, उसकी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब भी कभी आपको ये डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो सेकंड बात आती है पीटीएच की। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से कि आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरा पीटीएच लेवल जो है नॉर्मल नहीं आया था, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, और मेरे हिप जॉइंट में भी फ्रैक्चर आ गए थे। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके 3 मंथ बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और उस टाइम पे मैं 3 मंथ तक मैं बेड रेस्ट पे थी, क्योंकि मेरे दोनों जो हिप जॉइंट्स थे उन पे क्रैक्स आ चुके थे और मैं चल भी नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे मेरा मेडिसिन से वो रिकवर हो गया, लेकिन पीटीएच का जो इशू था वो अभी भी चल रहा था। और जो मेरा पीटीएच का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एंडोक्राइन डॉक्टर थे, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे ट्रांसप्लांट को 5 साल हो गए हैं, तो जस्ट 3 मंथ बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो पीटीएच के लिए उन्होंने मुझे पीटीएच 30 की मेडिसिन स्टार्ट की थी, जो ऑलरेडी मैं 5 सालों से ले रही थी। पहले उसकी डोज जो थी वो 3 टाइम थी दिन में, फिर धीरे धीरे करके 2 टाइम हुई, वो कम होता जा रहा था। काफ़ी रेंज हाई थी उसकी उस टाइम पे आफ्टर ट्रांसप्लांट भी। अभी लास्ट ईयर से उसकी जो लेवल है काफ़ी स्टेबल आ चुका था। अभी मेरे अल्टरनेटिव डे पे लेती हूँ, मतलब जो मैं पीटीएच की मेडिसिन ले रही हूँ एक दिन छोड़ के लेती हूँ। तो उससे रिलेटेड अभी मुझे पूछना था अपने उस डॉक्टर से, एंडोक्राइन डॉक्टर से, कि अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट मुझे कितनी देर तक ये आगे रखना है। क्योंकि पीटीएच का लेवल स्टेबल था और इतना ज़्यादा भी नहीं है हाई, थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ही आता है, नॉर्मल रेंज से कम नहीं है। तो जैसे ही मैं उनके पास गई तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए विज़िट किया है कि मुझे पूछना है कि मुझे ये मेडिसिन कितने टाइम तक खानी पड़ेगी। और तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स चेक की तो उसमें फॉस्फोरस लेवल बहुत कम था, कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल था। तो उनको ये केस थोड़ा सा अजीब लगा कि इतने टाइम में मेरा कैल्शियम एक बार भी नहीं बढ़ा, और जो फॉस्फोरस है वो भी कम है। मतलब जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मेरा कैल्शियम तो ठीक है, लेकिन जो मेरा फॉस्फोरस है उसका लेवल बहुत कम है। मतलब एक भी बार वो नॉर्मल रेंज पे नहीं आया। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि हम एक टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैल्शियम ठीक है लेकिन फॉस्फोरस कम है। क्योंकि पीटीएच का जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, उसका काम होता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को स्टेबल करना। लेकिन कैल्शियम का लेवल स्टेबल था, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो कम जा रहा था।
तो इसके लिए उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया, जिससे उनको कुछ तो डाउट था कि हाँ उसका लेवल हाई हो सकता है, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब मैंने वो टेस्ट करवाया तो ऑलरेडी वही प्रॉब्लम थी, मेरा वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, उसकी रेंज काफ़ी हाई थी। और जब मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला कि हमें इसी बात का डाउट था कि यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वो लेवल जो है कम ही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो अभी नेक्स्ट क्या करना था, अभी नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी बॉडी में मे बी कुछ नोड वगैरह है, कुछ ऐसा है जो किसी ऑर्गन में है, जहाँ आपकी अपर बॉडी पार्ट में भी हो सकता है। तो अभी वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे पूछा कि आपको कोई भी बॉडी पार्ट में ऐसे टच करने से कुछ नोड जैसा फील होता है, तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मे बी वो एक नोड है जो शायद किसी ऑर्गन में है, तो उसको देखने के लिए उन्होंने मुझे फुल बॉडी स्कैन करवाने के लिए बोला है। तो अभी वो पेंडिंग है मेरा, अभी वो फुल बॉडी स्कैन करवाना है मुझे। अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो डॉक्टर ने बात बोली है वो ये है कि ये केस जो आपका है बहुत रेयर केस है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। और उनका बोलना है कि अगर वो आप स्कैन के बाद आप जो रिपोर्ट लेकर आएंगे, वो आगे का ट्रीटमेंट अभी तक उन्होंने भी नहीं किया, तो वो देखेंगे और बाकी डॉक्टर्स से जितने भी नेशनल लेवल पे या उनके इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लिंक है, उनसे वो बात करेंगे कि आगे क्या है। लेकिन सारा कुछ अभी वो स्कैन पे डिपेंड करता है, जो मैं जब करवाऊंगी उसके बाद आगे क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता और मेरे डॉक्टर को भी नहीं पता। तो ये था अभी का इशू। अभी मैं पीटीएस की मेडिसिन ले रही हूँ अल्टरनेटिव डे पे, बाकी सब कुछ ठीक है। पीटीएस की वजह से मुझे कोई ऐसे इशू नहीं आ रहा कि मेरी क्रेटिनाइन पे या किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो अलग इशू है जो चल रहा है। अगर मे बी मतलब आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके क्रेटिनाइन के लेवल पे अप डाउन्स आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग से प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जब तक मैं स्कैन करवाती हूँ उसके बाद ही आप लोगों के साथ अपना अगला अपडेट शेयर करूँगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी डेंटल इशू को लेकर और मेरे पीटीएच को लेकर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आफ्टर ट्रांसप्लांट जैसे कि मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लाइफ बहुत अच्छी है, कोई इतने इश्यूज़ नहीं आए। बस ये लास्ट में जो कोविड का हुआ था वही एक प्रॉब्लम आई थी, अभी वो भी रिकवर हो चुकी है, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी हैं और टेक लेवल भी नॉर्मल है, तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप लोग डायलिसिस पे हैं या फिर सीकेडी स्टेज पे हैं तो आप पॉजिटिव माइंड से जो है वो ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हो। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।